कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ज्ञान दूत 2 कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य सामाजिक विचारक लुई ड्यूमोंट। मैं सविता भदौरिया, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटला, उदयपुर से। लुई ड्यूमोंट 1911 से 1998 ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक थे। लुई ड्यूमोंट का जन्म फ्रांस में हुआ था। इनके पिता इंजीनियर थे और इनकी जो शिक्षण कार्य जो हुआ था वो भी फ्रांस में ही हुआ था। ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री, मानव शास्त्री एवं भारत शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। बाद में इन्होंने मार्शल मॉस के निर्देशन में अपना शिक्षण कार्य किया था। मार्शल मॉस भी प्रसिद्ध सामाजिक मानव शास्त्री व समाजशास्त्री के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था व जाति प्रथा का अध्ययन हेतु सांस्कृतिक उपागम एवं भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया था। सांस्कृतिक उपागम प्रत्येक समाज की संस्कृति को विशिष्ट व स्वयं में परिपूर्ण मानते हुए अपने समाज के अध्ययन पर केंद्रित होती है। उसी क्रम में इन्होंने भारतीय समाज की संगठनात्मक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था से आकर्षित होकर अपने अध्ययन का केंद्र जो है भारतीय जातीय संस्तरण प्रणाली को बनाया एवं इसी क्रम में भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया। क्योंकि भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसके अन्य विद्वान G.S. घुरिये, K.M. कपाड़िया व अन्य भी भारतीय विद्वान भी हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया था। भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति के अंदर ऐतिहासिक ग्रंथों रामायण, महाभारत, वेद, पुराण इन सब का अध्ययन करते हुए भारतीय समाज व संस्कृति को समझने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए इन्हें भारत शास्त्री या इंडोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति के माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज को एक विशेष परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने का प्रयास किया और इसलिए अध्ययन क्रम में उच्च कोटि का निर्धारण हो, इस क्रम में इन्होंने संस्कृत भाषा को भी सीखा और संस्कृत भाषा सीखने का मूल उद्देश्य इनका यही था कि जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत भाषा में ही हैं। यदि हमें भारतीय संस्कृति को समझना है तो सबसे पहले उसके भाषा के महत्व को, वहाँ की संस्कृति को समझने के लिए संबंधित क्षेत्र की भाषा का जानना अति आवश्यक है। ऐसा इन्होंने सिद्ध किया क्योंकि संस्कृत के ज्ञान के अभाव में समाज को समझने, भारतीय समाज को समझने का जो हमारा अध्ययन है, उद्देश्य है, वो परिपूर्ण नहीं होता है। जाति व्यवस्था के अध्ययन के साथ ही इन्होंने दक्षिण भारतीय परमली कल्लार समुदाय की नातेदारी प्रथा का क्षेत्रीय व गहन अध्ययन भी किया। क्योंकि जब ये भारत आए थे तो भारतीय समाज व संस्कृति ने इन्हें इतना अधिक आकर्षित किया था कि अन्य सभी समाजों से अलग जाति प्रथा को इन्होंने भारतीय समाज की एक विशिष्ट पहचान के रूप में देखा था। जाति प्रथा यानी जातीय हायरार्की सिस्टम जो है, लुई ड्यूमोंट ने इसी क्रम के अंदर भारतीय समाज को अपने अध्ययन का केंद्र माना और इसी केंद्र के साथ ही इन्होंने दक्षिण भारतीय तमिलनाडु व गोरखपुर का भ्रमण भी किया था, क्षेत्रीय भ्रमण भी किया था। दक्षिण भारत में इनका विशेष आकर्षण का कारण ये था क्योंकि परंपरागत शास्त्रों के अंदर भी यही लिखा है कि पहले आर्य ने हमारे देश पर आक्रमण किया था और आर्यों ने उत्तर भारत में अपना कब्जा स्थापित किया और उसी के क्रम के अंदर सामाजिक स्तर या सामाजिक विभाजन प्रस्तुत किया और यहाँ के मूल निवासियों को दक्षिण की ओर भेज दिया या फिर उन्हें जाना पड़ा या विस्थापन का शिकार हुए वो। इसलिए इनके नज़रिए में या इनके दृष्टिकोण में दक्षिण भारत के अंदर की मूल भारतीय संस्कृति को समझने का एक सही माध्यम हो सकता है। इनके जाति व्यवस्था संबंधी विचार, इनकी प्रसिद्ध कोटेशन है, भारत एक ऐसा धार्मिक समाज है जो जाति व्यवस्था के शुद्ध संस्तरण से परिचालित है। यानी जातीय संस्तरण भारतीय समाज का एक मूल और विशिष्ट पहचान है। लुई ड्यूमोंट ने इसको विशिष्ट रूप से अध्ययन करने के लिए बुगले की सांस्कृतिक व्यवस्था, लेवी स्ट्रास की बाइनरी अपोजिशन थ्योरी के साथ साथ ऐतिहासिक व तुलनात्मक उपागम का भी प्रयोग किया है। लुई ड्यूमोंट ने बताया दो विपरीत अंतर विरोधी परिस्थितियों के आधार पर इन्होंने
संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटा, पश्चिमी व पूर्वी समाज। पूर्वी समाज से इनका तात्पर्य था भारतीय समाज, और पूर्वी समाज जो है वो पश्चिमी समाज के विपरीत परंपरागत, समूहवादी व स्तरीकरण या असमानता पर आधारित समाज है। यहाँ पर संस्तरण या स्तरीकरण का जो तात्पर्य है वो उच्चता से निम्नता के क्रम में एक सीढ़ी नुमा विभाजन समाज का। इसका एक उदाहरण हम समझ सकते हैं हमारी परंपरागत वर्ण व्यवस्था या परिवार नामक प्रणाली के अंदर पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जिसके अंदर शासन व सत्ता का निर्धारण उच्च से निम्न के क्रम में होता है। तो ये संस्तरण प्रणाली जो है प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक समूह का या संगठन का एक निश्चित स्थान तय करती है, और उस स्थान के आधार पर उसके कार्यों का निर्धारण होता है, और उसी क्रम में समाज में संगठन बनता है। 1957 के एक लेख भारत के लिए समाजशास्त्र में इन्होंने पृथक विषय के रूप में भारतीय समाजशास्त्र का समर्थन भी किया था, क्योंकि उस समय ये बहस थी कि भारत का समाजशास्त्र संभव है या नहीं है। कुछ विद्वान इसके पक्ष में थे और कुछ इसके विपक्ष में थे। भारत के लिए समाजशास्त्र के पक्ष में जो विद्वान थे उनमें लुई ड्यूमोंट, पोकोक व अन्य समाजशास्त्रियों का योगदान है, क्योंकि इनका उद्देश्य था, इनका तर्क ये था कि भारतीय समाज का अपना विशिष्ट इतिहास, संस्कृति, पद्धति सब कुछ अपना अलग है। इसलिए भारत के लिए एक विशिष्ट भारतीय समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में स्थापित होना आवश्यक भी है और हो सकता भी है। जबकि इसके विपक्षी जो थे उनका यह मतलब था कि अगर सभी देश का अपना अपना समाजशास्त्र होने लगा तो फिर समाजशास्त्र का जो मूल विषय का स्वरूप है वो विकृत हो जाएगा। लेकिन जो इसके पक्ष में जो थे वो ये कहते थे कि पश्चिमी समाज पूर्वी समाज से बिल्कुल अलग है, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ की विभिन्नताएं जो है हमारे समाज से मेल नहीं खाती, इसलिए वहाँ की अध्ययन पद्धतियों को लागू कर अगर हम पूर्वी समाज का अध्ययन करने लगेंगे तो निष्कर्ष निकलेंगे वो सही नहीं निकलेंगे। इसी क्रम में 1970 में लुई ड्यूमोंट ने होमो हायरार्किकस पुस्तक लिखी, जिसके माध्यम से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी, और यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में मूलतः इन्होंने लिखी थी, जिसका आगे चलकर अन्य अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ था। और ये पुस्तक 11 अध्याय में विभाजित है, जिसके अंदर भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति, जाति संस्तरण प्रणाली, जाति प्रथा का उद्गम, उसका विकास, उसके सिद्धांत तथा सामाजिक खान पान, सहवास संबंधी नियम, विवाह संबंधी नियम आदि का विशद और विस्तृत वर्णन किया गया है। इन्होंने परंपरागत जातीय संस्तरण प्रणाली को समझने से पूर्व प्राचीन वर्ण व्यवस्था के बारे में फोकस किया कि हमारी जो परंपरागत वर्ण व्यवस्था है जिसमें एक निश्चित श्रेणी क्रम है, जिस श्रेणी क्रम के सर्वोच्च पायदान पर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, क्रमशः वैश्य और शूद्र का स्थान आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जो हैं वो पवित्र कार्य से संबंधित हैं, समाज में पवित्र हैं, जबकि शूद्र वर्ण जो है इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए हैं, और शूद्रों का कार्य समाज में निम्न प्रकार का है, इसलिए ये अशुद्ध या पॉल्यूटेड हैं। यानी शूद्र वर्ण जो है समाज में निम्न परिस्थिति का परिचायक है। इसी पवित्रता और प्रदूषण की धारणा के आधार पर इन्होंने सामाजिक दूरी को समझाने का प्रयास किया कि यह पवित्रता और प्रदूषण ही समाज में असमानता व दूरी को प्रकट करती है, और इसी पवित्रता और प्रदूषण के आधार पर समाज में अस्पृश्यता की कुप्रथा का भी जन्म हुआ था। यह असमानता विभिन्न जातियों में सामाजिक दूरी को बढ़ाती है, और सामाजिक दूरी को इन्होंने पवित्रता और प्रदूषण के कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। पवित्रता और प्रदूषण को इन्होंने परंपरागत धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों व धर्मों के विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले कार्य व सांस्कृतिक स्थिति के आधार पर इन्होंने समझाया। पवित्रता को इन्होंने दो भागों में बांटा, स्थायी पवित्रता और अस्थायी पवित्रता। स्थायी पवित्रता जो है वो परंपरागत जातीय संस्तरण प्रणाली में उच्च जातियों की जो सांस्कृतिक स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो स्थायी पवित्रता से संबंधित है, क्योंकि ये जातियाँ जिस प्रकार सामाजिक श्रेणी क्रम के अंदर हम उच्च वर्णों की ओर जाएंगे तो यह पवित्रता बढ़ती जाएगी, और निम्न वर्ण की तरफ या शूद्र की तरफ हम नीचे की ओर आएंगे, अधोगामी गतिशीलता करेंगे, तो यह
अपवित्रता की ओर जाएगा। इसी प्रकार अस्थायी पवित्रता जो है, निम्न जातियों द्वारा कुछ समय के लिए यज्ञ व अनुष्ठान के दौरान कुछ धार्मिक नियमों व रीति रिवाजों का जो पालन किया जाता था, तो वो क्षणिक अपवित्रता होती थी, क्षणिक पवित्रता होती थी। और यह क्षणिक पवित्रता कुछ समय के बाद जब यज्ञ और अनुष्ठान और पूजा पाठ समाप्त हो जाते थे, तो फिर से अपवित्रता में बदल जाती थी। यह जातीय स्तरीकरण व विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिक दूरी का वर्णन करते हुए इन्होंने पवित्रता और पवित्रता की अवधारणाओं को इन विभिन्न प्रकारों से और उदाहरणों के माध्यम से दर्शाने व प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में अपवित्रता जो है वह भी दो भागों में बटी हुई थी, स्थायी अपवित्रता और अस्थायी अपवित्रता। परंपरागत भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत जब समाज का विभाजन चार वर्णों के आधार पर हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, और सभी वर्णों का अपना अपना समाज में योगदान था, और इसी सामाजिक योगदान के आधार पर इनके आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक संबंधों का निर्धारण भी हुआ। यानी सभी भारतीय सामाजिक संगठन प्रणाली के जो संबंधों का जो आधार है विभिन्न व्यक्तियों के मध्य, समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य, वो संबंधों का जो मूल आधार है वो इन्होंने जातीय संस्तरण या हायरार्की सिस्टम को ही बताया है। यहाँ का हायरार्की सिस्टम अपने आप में अनूठा है। और इस संदर्भ में इन्होंने लेवी स्ट्रास की अलायंस थ्योरी का भी प्रयोग किया था। अलायंस थ्योरी जो सामान्यतः सामाजिक विनिमय सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है, क्योंकि इन स्तरीकरण की इस प्रक्रिया या हायरार्की के अंदर जो सर्वोच्च शिखर पर जो ब्राह्मण बैठे हैं उन्हें भी निम्न वर्ग की जरूरत है, और जो निम्न वर्ण है उन्हें अपने अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त तीन वर्णों की आवश्यकता थी, और इन तीनों वर्णों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न वर्ण की आवश्यकता थी। और सभी वर्ण या वर्ग अपना अपना योगदान करते हुए एक सामाजिक संस्थानात्मक संगठन प्रणाली का जन्म देते हैं। इसी विशेषता को इन्होंने प्रकट करने के लिए अपना भारतीय जाति समाज व्यवस्था का संस्थानात्मक वर्णन प्रस्तुत किया था। इस अपवित्रता को उन्होंने स्थायी और अस्थायी दो भागों में बांटा था। स्थायी अपवित्रता जो है वही निम्न स्तरीय जातियों से संबंधित जो अपवित्रता थी, जिसको आजीवन एक बार जो व्यक्ति निम्न जाति में जन्म लेकर उसका सदस्य बनता, आजीवन उसे उसी की सदस्यता का पालन करना होता था और संबंधित नियमों का पालन करना होता था। और अस्थायी अपवित्रता जो है वो उच्च जातियाँ भी उससे संबंधित थी, क्योंकि उच्च जातियों के में भी समय समय पर जन्म व मृत्यु संबंधी संस्कार के दौरान कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता था, खान पान संबंधी निषेधों का पालन करना पड़ता था, और उस समय कुछ दिनों के लिए पूजा कार्य या धार्मिक कार्य अवैध माने जाते थे, वर्जित माने जाते थे। जैसे किसी बच्चे का जन्म होना, जन्म के समय जो प्रसव के बाद का जो समय होता है, उस समय के दौरान विभिन्न निषेधों का पालन करना होता है। उसी प्रकार मृत्यु संबंधी संस्कार जो होते हैं, जिसके अंतर्गत जब मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो परिवार के सभी संबंधियों को कुछ निश्चित निषेधों का पालन करना होता है, और ये निषेध जो हैं ये क्षणिक होते हैं, कुछ निश्चित समय के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार भारतीय समाज के अंतर्गत स्त्रियों के महामारी काल के दौरान भी उन्हें अपवित्र माना जाता है, चाहे वो उच्च वर्ण की हो या निम्न वर्ण की हो, और धार्मिक कार्यों से उन्हें वर्जित रखा जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक संगठन प्रणाली के अंतर्गत पवित्र और अपवित्रता के जो सिद्धांत था, उसी के आधार पर भारतीय समाज व्यवस्था का विभाजन किया गया और समाज में श्रेणी क्रम में सभी व्यक्तियों का स्थान निर्धारित किया गया। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था पवित्र अपवित्र के दो विरोधी और परस्पर अंतर्निर्भर सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनी है। इन्हीं के आधार पर आर्थिक संबंधों में उच्चता व निम्नता की श्रेणी क्रम का निर्धारण होता है। इसी के आधार पर ल्यूई डूमॉन्ट ने अपने अध्ययन के दौरान परंपरागत भारतीय समाज व्यवस्था का जो विशेष चित्रण प्रस्तुत किया गया है, वो अपने समय के विद्वानों में अनूठा इसलिए था क्योंकि इन्होंने उस समय के विद्वानों ने भारतीय समाज व्यवस्था का अध्ययन करते हुए भारतीय ग्रामीण समाजों का अध्ययन किया था, जो उनका मूल आधार जो बताया था अध्ययन का, और भारतीय समाज के जो मूल आधार बताया था वो गांव को बताया था, जबकि इन्होंने सभी संबंधों का, सामाजिक संबंधों का जो मूल आधार बताया था वो जाति प्रथा और उसकी पवित्रता संबंधी धारणा को बताया था। इसलिए इनका जो अध्ययन है वो अन्य सभी विद्वानों से एक अलग अध्ययन माना जाता है, उस समय के सभी विद्वानों से।
इसी संदर्भ में इनका जो योगदान है वो इस प्रकार है। कुछ विशेष पुस्तकें जो इन्होंने लिखी हैं भारतीय समाज व्यवस्था पर, तो वो निम्न प्रकार हैं। पहली पुस्तक है हायरार्की एंड मैरिज अलायंसेस इन साउथ इंडिया 1954, रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया 1970, होमो हायरार्किकस 1970, एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म 1986। थैंक यू।